देखती आंखों सुनते कानों को शरफ अली बस्तवी का आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब सिर्फ एक मरहला, आखिरी मरहला चुनाव का बाकी रह गया है, जो 1 तारीख को मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप 2 महीने का जायजा लें और चुनाव का जो अभियान चला है पूरे 2 महीने के अंदर, उस चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और उनके तमाम छोटे बड़े नेताओं ने किस तरह से हिंदुस्तान के 14.5% मुसलमानों को टारगेट बनाया। मुसलमानों का वोट हासिल करने में तो नाकाम रहे, अलबत्ता मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं से वोट मांगने में वो उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आपने देखा कि पिछले 2 महीने की जो चुनावी रैलियां रही हैं, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान 21 अप्रैल से किया और उसके बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में, अपनी मीटिंगों में करते रहे, वो आपके सबके सामने वो सब कुछ डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर रिकॉर्डेड है। आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, जिसको वो अच्छे दिन आएंगे के साथ शुरू किया था उन्होंने, उसके बाद 2019 में फिर उनको 300 से ऊपर उन्होंने मांगा था, 303 सीटें बीजेपी को मिली और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाई और सरकार चलाई भी। किसी ने हाथ उनका नहीं रोका। यहाँ तक कि जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी भी पिछले 5 साल के अंदर कोई सुनी नहीं गई और उनका कोई रोल नहीं रहा। अलबत्ता मंत्री उन्होंने ज़रूर बनाया गया, मंत्रालय दिया गया, कामकाज उनके ज़िम्मे सौंपा गया, लेकिन सारा इनाग्रेशन हर डिपार्टमेंट का खुद नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को पार्टी में अकेला एक नेता घोषित किया अमलन, और वो 5 साल उन्होंने चलाया। तो अब 10 साल की हुकूमत मुकम्मल हो गई, तो अब जब वो 11वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और इलेक्शन आ गया है, तो अब उनको चाहिए तो ईमानदारी के साथ ये था कि अपने उन तमाम एजेंडों को बताते, उन तमाम डेवलपमेंट की बात करते कि आदर्श ग्राम जो पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने दिया था गोद लेने के लिए गाँवों का, उसका क्या डेवलपमेंट रहा। स्मार्ट सिटी का जो उन्होंने 100 सिटी उन्होंने बनाने का पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर ऐलान किया था, वो किस मरहले में है, कितनी स्मार्ट सिटी बन चुकी है, कितनी किस मरहले में है और कितनी कब मुकम्मल हो जाएगी, इस पर बात उन्हें करनी थी। इसके अलावा आपने देखा कि बुलेट ट्रेन का बड़ा उन्होंने नारा दिया था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। बुलेट ट्रेन कहाँ रह गई। ऐसे तमाम चीज़ें ऐसी आप देखेंगे, अगर आप इनके कार्यकाल का जायज़ा लेंगे, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो ये बता सकते थे। उनको चाहिए था कि देश के सामने ये बताते कि हमने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं और आने वाले दिनों में हम इसको ऐसे मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन इसके बजाय बीजेपी ने ये तय किया कि हम मुसलमानों से नफ़रत का जो बीज है वो जनता के दरमियान उनके दिलों में बोएंगे और इसी से मुसलमानों से डर करके, मुसलमानों से खौफ खा करके और मुसलमानों से नफ़रत करके हमारा जो वोटर है, जो बीजेपी जिसे कोर वोटर मानती है, ये जो आरएसएस से इन्फ्लुएंस लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो आपने देखा कि कहीं भी कोई चीज़ इन्होंने कोई कमी बाकी नहीं रखी और ख़ुद नरेंद्र मोदी इस पूरी मुहिम के एक तरह से चीफ थे, इस पूरी मुहिम के कायद थे। पूरी इलेक्शन मुहिम उन्हीं के इर्द गिर्द चली। उनका भाषण जो 21 अप्रैल को हुआ राजस्थान में, उसके बाद से उन्होंने ये जो लाइन दी, तो पूरे देश भर में बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता मुसलमानों को गाली देता नजर आया। इलेक्शन को उन्होंने जो वोट जिहाद का भी नाम दिया। अब कितनी शर्मनाक बात है कि ये वोट जिहाद, इस तरह की बातें करना और ये कहना कि साहब आपकी संपत्ति को ख़तरा है, अगर आपने हमारे अलावा किसी और को चुना तो तमाम लोग आपकी संपत्ति को छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे। अब इस तरह की जो भाषा है, इस पूरी भाषा का आपने देखा कहीं भी इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी की किसी भी स्पीच का कोई नोटिस नहीं लिया और ना ही उनकी स्पीच रुकी कहीं पर। लगातार अभी एक मरहले का इलेक्शन है, आप देखेंगे इसकी जो मुहिम चल रही है, 2-3 दिन के अंदर फिर ऐसी आपको वीडियोस आएंगी जिसमें उन्होंने फिर दोहराया है। तो लगातार वो जब से 21 अप्रैल से शुरू हुए हैं, उसके बाद से लगातार जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही हैं और एक नया एजेंडा, एक नया शोषा छोड़ते हैं और उसमें मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, मुसलमानों से हिंदू वोटर्स को डराते हैं और मुसलमानों से नफरत सिखाते हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको याद होगा कि कई साल पहले जब पहली सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उस वक्त कांग्रेस के एक नेता थे मणिशंकर अय्यर, उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि बड़े नीच शख्स हैं। उसके बाद
उनकी जो निंदा की गई बड़े पैमाने पर, लोगों ने कहा कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको इस तरह के अल्फाज से नहीं नवाजना चाहिए। खुद कांग्रेस ने उनसे अपने आप को अलग कर लिया और अब आज अब देख रहे होंगे कि वो हैं, लेकिन कांग्रेस में कहाँ पर हैं आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो एक वक्त दिन वो था कि उन्होंने नीच कहा तो उनको उनकी पार्टी ने अलग कर दिया और बड़ी उनकी निंदा की गई। लेकिन एक वज़ीर आज़म खुद अपने शहरियों को, एक शहरी को दूसरे शहरी से डराता है, एक शहरी को घुसपैठिया कहता है, एक शहरी को बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहता है, लेकिन कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होता और ना ही उनकी ज़ुबान को रोका जाता है। खुद इलेक्शन कमीशन जो बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब शुरुआत होती है इलेक्शन की, तो इलेक्शन कमीशन पूरे चार्ज में आ जाता है और मुकम्मल तौर पर पूरी निगरानी करता है, हर एक की निगरानी करता है। लेकिन आपने देखा कि अगर इलेक्शन कमीशन निगरानी करता है, इस पूरे मामले में नज़र आया है पूरे इलेक्शन कैंपेन में, तो सिर्फ अपोजिशन पार्टियों की निगरानी करता नजर आया है। अब देखना यह है कि आने वाली 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे क्या होंगे, और अगर वो बीजेपी की पक्ष में आते हैं तो आने वाले 5 साल बीजेपी के कैसे गुजरेंगे। पहला 5 साल, दूसरा 5 साल का तजर्बा आपने कर लिया, आने वाले 5 साल का अगर बीजेपी सरकार में आती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी भाषा क्या होगी, उनकी स्टाइल क्या होगी। वो इलेक्शन जो मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर जीत करके आ रहे हैं, अगर वो जीत करके आ रहे हैं तो अंदाज़ा होगा कि फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या मसाइल पैदा करने वाले हैं लोग, और खुद हिंदुस्तान के लिए क्या मसला बनने वाला है आने वाले 5 साल में। आने वाला 5 साल कैसा होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी एक मरहला बाकी है। आप जहाँ कहीं भी अगले मरहले में आपकी वोटिंग है तो आप सोच समझ करके हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए आप वोट करें। हिंदुस्तान